शुरू करते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स। किरण, आपकी आज की शेयर्स की ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हम लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, 540 के हमारे जो टारगेट थे उसको अचीव करके वापस अपने प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। 2 दिन पहले उसमें रीटेस्टिंग भी हो गया है। कल फॉलोअप बाइंग हमने देखी थी, तो चांसेस है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हम वापस से 540 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारा बाय कॉल रहेगा। पहला 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग करेंगे 540 का टारगेट। नेक्स्ट जो कॉल है वो रिको ऑटो। रिको ऑटो अगर आप देखोगे तो 2 दिन से एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने एक फॉलो बाइंग देखा था विद वॉल्यूम, और कल के वॉल्यूम के साथ साथ उसकी डिलीवरी मार्किंग्स भी काफी अच्छे हुए हैं। सो इंट्राडे एज वेल एज 1-2 दिन के व्यू पॉइंट के हिसाब से रिको ऑटो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 148 के आसपास की क्लोजिंग भी, 162 का हमारा टारगेट है, 140 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एंड रिको ऑटो आज के लिए हमारे 2 पिक रहेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रिकोटो दो आपके शेयर है। रिकोटो ध्यान होगा 3-4 दिन पहले हमने भी आपको नोटिस कराया था। इसमें एक खबर गरम वाला हमारा एक सेगमेंट होता है, उसमें हमने रिकोटो डलवाया था कि उसके अंदर खबर ये आ रही है कि मार्केट के कुछ बड़े पार्टिसिपेंट इसको बाय कर रहे हैं। और एक्चुअली में ना सारे ऑटो एंसिलरीज के अंदर बाइंग हो रहा था। जमुना ऑटो, आपको ध्यान होगा उस समय का एग्जाम्पल भी हमने कोट किया था। उस दिन के बाद से देखो रिकोटो बहुत बढ़िया चल रहा है। ये तो केवल आज का ही 6% है, कल का इनफैक्ट अगर आप पहले 3-4 दिन पीछे भी हटाओगे ना तब भी आपको अच्छा मूव इसके अंदर दिखेगा। जबकि बाजार उतना नहीं चला जितना रिको के अंदर मोमेंटम आ रहा है। बढ़िया शेयर है ये। अवनी भट्ट, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, शेयर्स कौन से हैं? जी मेरा पहला पिक रहेगा एनटीपीसी। अगर एनटीपीसी देखें तो पूरे जनवरी सीरीज में 310 से 315 के रेंज में काफी कंसोलिडेट करने के बाद फरवरी में हमें एक उछाल दिखा था। और ये मिड मार्च में जो हमें गिरावट दिखी है उसमें ये पूरा जो रिट्रेसमेंट होना था वो हो चुका है। 310 का लो टेस्ट करके अब यहाँ से फिर से उछाल देने की तैयारी है। तो एनटीपीसी में बाय ट्रेड बनाएंगे 326 से 329 के लेवल के बीच में। और 360 का इसका टारगेट रहेगा, 319 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखे। दूसरा मेरा पिक रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल। तो बीईएल में भी हमने काफी अच्छा रोल ओवर पिकअप होते हुए देखा है। और इसमें भी जो गिरावट दिखी थी उसमें एक रिट्रेसमेंट हो चुका है पूरा कंप्लीट। और अब वीकली सपोर्ट से ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 199 पे कल क्लोज हुआ था। एक थोड़ा सा डिप अगर मिल जाए 197 तक हम खरीद सकते हैं इसमें। और 216 का इसका टारगेट रहेगा, 192 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अवनी जी की तरफ से 2 शेयर खरीदारी के लिए और दोनों के दोनों सरकारी कंपनियों के शेयर। आयुष जी के पास चलेंगे। आयुष जी बताइए, आपके शेयर कौन से हैं और क्या अभी खरीदारी की ही सलाह देंगे? जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरे भी यहाँ से 2 बाई कॉल ही होंगे और मुझे भी लगता है ऑटो एंसिलरी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अभी भी इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। और तो फर्स्ट स्टॉक होगा मेरा उनो मिंडा पे। अगर हम उनो मिंडा की यहाँ पे बात करें तो इसके डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक अच्छा ब्रेकआउट है, प्लस एक पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस है। और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने अपना आपको वेल प्लेस रखा है। तो उनो मिंडा को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 720। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 670 का होगा। सेकंड स्टॉक में मेरा क्रेडिट एक्सेस पे। तो क्रेडिट एक्सेस की हम यहाँ पे बात करें तो इसके डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है और उसका ब्रेकआउट दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चला था और उसका भी ब्रेकआउट दे चुका है, प्लस क्लोजिंग ऊपर दी है। प्लस हम अगर देखेंगे इसके वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट लाइन जो थी ट्रेंड लाइन का उसका वहां से रिवर्सल दिया है, प्लस एक क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है 1420 का और क्लोजिंग उसके ऊपर रखी है। तो मुझे लगता है क्रेडिट एक्सेस पे यहाँ से बाय करना चाहिए वो टारगेट ऑफ 1480। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन किया आएगा 1395 का होगा। डॉक्टर रेड्डीज की हमने बात की थी। सन फार्मा पर एचएसबीसी की रिपोर्ट है और एचएसबीसी ने जो टारगेट है 1550 से बढ़ाकर कर दिया है 1790 रुपए। अवनी जी, सन फार्मा चेक कीजिए, क्या फार्मा स्पेस में आपको सन फार्मा ठीक लग रहा है या फिर इसके मुकाबले कोई और फार्मा शेयर जहां पर स्ट्रक्चर बेहतर हो इससे? जी बिल्कुल, फार्मा में अगर कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है तो सन फार्मा ही रहेगा। इसमें रोल ओवर्स भी काफी अच्छे पिकअप हो चुके हैं और ओवरऑल रोल ओवर के अलावा भी थोड़ा सा लॉन्ग एडिशन अप्रैल में दिख रहा है। तो फ्यूचर्स में काफी अच्छी पोजीशन बिल्डअप हो चुकी है। मेरे हिसाब से ये अब ये जो 1620 के करीबन एक थोड़ा सा जो अटक रहा है वहां पे, उसके लिए भी वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी है। तो ये लेवल इजीली निकाल पाएगा अप्रैल सीरीज में। तो सन फार्मा में आप एक लॉन्ग पोजीशन बना के रखिएगा। अप्रैल सीरीज में काफी अच्छा चलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये ऊपर की तरफ इसका टारगेट आ रहा है 1700 तक का।
और इसका जो सपोर्ट बेस है वो भी नीचे 1560 से 1580 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है, रिट्रेसमेंट होता है और ये इन लेवल्स पे अगर स्टॉक मिल जाता है तो 1580 के करीबन इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ऊपर 1700 का टारगेट रहेगा अप्रैल सीरीज के लिए। ठीक है, 1580 के पास अगर मौके मिले तो आपके लिए अच्छा होगा। 1600 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और जो टारगेट है अप्रैल सीरीज के लिए वो है 1700 रुपये का। तो जो आपका सपोर्ट है नज़दीक ही है, टारगेट आपके लिए बड़ा है यहाँ से निश्चित तौर पर सन फार्मा में। लेकिन फार्मा वाले शेयरों की लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अल्केम लैब्स पर आपसे व्यू चाहेंगे आयुष जी। बद्दी प्लांट के लिए यूएसएफडीए से 10 आपत्तियां मिली हैं, फॉर्म 483 भी जारी हुआ है। निश्चित तौर पर आज थोड़ा प्रेशर में ये शेयर रह सकता है। जरा इसका चेक करके बताइए कि सपोर्ट कहां पर है और शेयर में आज क्या करना चाहिए। एल्टिन की बात करें तो कल भी इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमने ऊपर के लेवल से देखने मिला। ऊपर इसने अपने 58-20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया और आज न्यूज के चलते मुझे लगता है इसमें और प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। 4900 का 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वहां पे एक बार स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर 4900 के नीचे क्लोजिंग देता है तो नीचे में 4770 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वहां वो वापस रिटेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये फार्मा काउंटर्स पे आपके लिए रणनीतियाँ सन फार्मा और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज पॉजिटिव खबर और साथ ही अल्केम लैब्स एक नेगेटिव खबर के चलते फोकस में जरूर रहेगा। इस बीच स्वागत करना चाहेंगे मयूरेश जोशी का भी। मयूरेश, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पे। मयूरेश, सबसे पहले तो आपसे फाइनेंशियल्स पे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके के AI से रिलेटेड प्रोविजनिंग नॉर्म्स ट्वीक किए हैं RBI ने, आप कैसे देख रहे हैं इसे? अब जो प्रोविजनिंग कम करती हुई नजर आएंगी कंपनीज, किस तरीके से इनकी लोन बुक को पुश मिल सकता है, कितनी पॉजिटिव रहेगी ये खबर, और कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? मॉर्निंग सृष्टि। नहीं, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है और दो चीजें होती हैं। एक, अगर आप ओवरऑल बुक देखें तो इट इज नॉट एनीवे अ वेरी सब्सटेंशियल कंपोनेंट फॉर मोस्ट बैंक्स, और जितनी प्रोविजनिंग करनी लाजमी थी इन ल्यू ऑफ द अर्लियर सर्कुलर, शायद वहीं पे थम जाए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं कि क्या इससे बहुत ज्यादा डेंट होगा बैलेंस शीट पे, पहले भी ऐसे लग नहीं रहा था कि उससे बहुत ज्यादा होने वाला है। इट वाज मोर इन टर्म्स ऑफ द कोर बैंकिंग ऑपरेशंस, जहाँ पे स्ट्रीट थोड़ा वरिड था। डिपॉजिट की दरें बढ़ रही हैं, क्या वो डिपॉजिट अक्रीशन वही पेस में कर सकते हैं जितने एडवांसेस की एक ग्रोथ शायद अग्रेसिवली बैंक्स देख रही हैं, और इसलिए आई थिंक जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज थे ये कैसे मूव होते हैं ये देखना लाजमी होगा। बट फॉर द सिस्टम एज अ होल द एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैव क्लियरली कम ऑफ। अगर आप देखते हैं जो प्रोविजनिंग अब तक हुई है इवन ऑन द बैलेंस शीट टिल Q3 इज वेरी हेल्दी फॉर मोस्ट लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर हो या इवन मिड पब्लिक सेक्टर हो। इसके वजह से आई थिंक जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो से काफी बैंक्स के ये नीचे आ चुके हैं, and because of that ROEs have shown expansion. So banks are in a very comfortable position right now. Even with regards to capital adequacy, I think capital adequacy for the larger banks are at very comfortable levels. And most banks do not want to chase the aggressive part. I think it's just a matter of 1 or 2 quarters. हमें लगता है जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होगा in the second half of this calendar year across the globe and the Indian context as well, एक जो NIMs और spreads हैं they will revert back to mean, जो थोड़े सप्रेस हो चुके थे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स एंड नॉट एबल टू पास थ्रू इन टर्म्स ऑफ द लेंडिंग रेट्स इन दैट प्रोपोर्शन। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मार्केट समय चाहे फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म रहता है तो ये सारी चीजें डिस्काउंट करेंगे, तो हम आई थिंक फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव रहेंगे। लार्ज बैंक्स अगर पुल बैक्स में मिलते हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एक्शनेबल्स रहेंगे विद इन PSUs, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर पुल बैक्स में मिलते हैं तो एक्शनेबल्स रहेंगे। भाई मयूरेश, इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड एक्शन जो है वो सिर्फ बैंकिंग स्पेस पे दिखेगा या फिर कुछ NBFCs पे भी नज़र रखनी है, या NBFCs में से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद हो? NBFCs, you're absolutely right, Shruti. I think also stays in the limelight. And NBFCs को एक greater advantage मिलता है जब rate cuts आते हैं, क्योंकि उनकी जो borrowing cost है या दरें होती हैं वो proportionately ज़्यादा बढ़ती है compared to the core banking stocks. और इसलिए जो एक implied advantage होगा NBFCs के लिए with rate cuts,
can be in a greater amplitude compared to the core banking stocks. Having said that, I think जो qualitative NBFCs हैं इस पे फोकस रखें, क्योंकि जो अन्य नियम है आरबीआई के, अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स एज एन एग्जांपल, जहां पे इनकी प्रोविजनिंग बढ़ने वाली है, ये शायद थोड़े मिड या लोअर रंग एनबीएफसीज को तंग कर सकते हैं। तो हमें लगता है, आई थिंक विद इन दिस स्पेस, चोला एज एन एग्जांपल, श्रीराम फाइनेंस एज एन एग्जांपल, या जो हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अक्रीशन देखा जा सकता है। पीएनबी हाउसिंग एज एन एग्जांपल अगर पुल बैक से स्टॉक देता है तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा इस स्पेस में, जहाँ पे बेहतर बैलेंस शीट है और कैपिटल एडिक्वेसी है, ये स्टॉक्स पे फोकस करें।